हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो ये बच्चों, इसके पहले हम लोग जो है 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बच्चों देख रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है हम लोग को, सरल रेखा में गति। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है। इसमें जो है कई सारे टर्म्स आएंगे, मैंने उसको पहले ही लिख दिया है बच्चों। ठीक है ना, जब ये सब टर्म आपको समझ में आ जाएंगे इस पार्ट को समझने के लिए, तो आगे जो है समझना आसान हो जाएगा। तो मुख्य टर्म जो है, जैसे इसमें यांत्रिकी है, स्थैतिकी क्या है, शुद्ध गतिकी क्या है, गतिकी क्या है, विराम अवस्था या गतिमान अवस्था, निर्देश तंत्र, बिंदु समान गति, एक बीमी गति, द्विबीमी गति और त्रिबीमी गति। ठीक है ना, और इधर भी लिखा गया है स्थानांतरित गति, किसी कण की स्थिति समय ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो आज के दिन हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यांत्रिकी क्या होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो है बच्चों यांत्रिकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु के स्थिति या उसके गति का संबंधित अध्ययन करते हैं, तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। ठीक है ना, उसकी स्थिति और गति से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं यांत्रिकी। ठीक है ना बच्चों, यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी जाती है। ठीक है ना, यानी यांत्रिकी जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी जाती है। इसमें सबसे पहला आप देख रहे हो बच्चों स्थैतिकी। ठीक है ना, स्थैतिकी क्या है, स्टैटिक्स जिसमें लिखा गया है बच्चों। स्थैतिकी में जो है किसी कण की स्थिति या संतुलन का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये कण स्थिर है। ठीक है, तो यह कण स्थिर है, तो इसका अध्ययन करते हैं कि कहाँ स्थिर है, किस तरह से स्थिर है, किस कारण से है। ठीक है ना बच्चों, तो ये सब अध्ययन करते हैं इसमें। तो यांत्रिकी की वह शाखा इसमें ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि यांत्रिकी को 3 भागों में बांट के पढ़ना है बच्चों, स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी और गतिकी। ठीक है ना बच्चों, आगे जो है एक एक किताब बन जाएगी। ठीक है ना, हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो स्थैतिकी नाम की एक बुक बनेगी, इसके बाद शुद्ध गतिकी और गतिकी अलग अलग बुक बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है इन्हें हमने जो है परिभाषित करने का प्रयास किया। फिर से समझेंगे स्थैतिकी क्या होती है। स्थैतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी कण की स्थिति या संतुलन का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई कण है तो ये किस प्रकार क्यों स्थिर है, कहाँ स्थिर है, इसकी स्थिति या संतुलन का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों, और दूसरा आप देख रहे हैं शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। ठीक है ना, तो इसमें जो है बच्चों क्या करते हैं, किसी वस्तु या कण की गति के कारणों पर ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, किस कारण से गति हो रही है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस ये गति कर रही है इस पर ध्यान देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध गतिकी। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा गतिकी है बच्चों, इसमें गति का भी ध्यान देंगे और किस कारण से, यानी गति आप जानते हैं हमेशा बल के कारण ही होता है, तो किस कारण से जो है यह गति हो रही है किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा है या ट्रेन चल रही है पटरी पर, तो वह किस कारण से चल रही है, क्यों चल रही है, तो उसका अध्ययन हम जब करेंगे तो इसको डायनामिक्स में रखते हैं। अंग्रेजी में टर्म आता है डायनेमिक्स, और हिंदी में गतिकी कहेंगे। ठीक है ना, और शुद्ध गतिकी में क्या होगा, इसमें किस कारण से गति कर रहा है कोई वस्तु, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों चारों टर्म समझ में आए होंगे। ठीक है, स्थैतिकी में केवल स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसके संतुलन का अध्ययन करते हैं। शुद्ध गतिकी में किस कारण से है, इसके कारणों पर ध्यान दिए बगैर वह गति कर रहा है, बस उसकी गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो है किस कारण से गति हो रहा है गतिकी में, वस्तु में, उसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीनों टर्म बच्चों समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बच्चों लिखा है विराम अवस्था और गतिमान अवस्था। तो चलिए इसको भी समझते हैं बच्चों, विराम अवस्था या गतिमान अवस्था क्या होती है। कोई वस्तु अगर समय के साथ अपना स्थान बदल रही है, ठीक है, कोई वस्तु अगर समय के साथ स्थान बदल रही है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और 10 बजे यह यहाँ है और 11 बजे भी यह यही है, अपना स्थान नहीं बदली। ठीक है ना, तो उसको समय यहाँ 11 बज गया, ठीक है, 10 बजा है, 10 बजे भी यहीं पर है और 11 बजे भी यहीं पर है, तो समय के साथ अगर अपना स्थान नहीं बदलती है तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, विराम अवस्था। ठीक है ना, इसका मतलब समझ में आया। यदि किसी वस्तु समय के साथ अगर उसकी स्थिति बदल नहीं रही है, उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, विराम अवस्था। ठीक है ना, जैसे आप किसी वस्तु को इस डस्टर को हम यहाँ पर रख दे बच्चों, अगर किसी मेज पर,
तो ये जो है उसी पर रखा जाएगा जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। तो समय तो चेंज हुआ, क्योंकि समय तो कभी रुक नहीं सकता, आप जानते हैं, ठीक है। तो समय नहीं रुक सकता है, लेकिन समय तो बदल रहा है, ठीक है। तो समय के साथ इसकी स्थिति नहीं बदली, ये यहीं पर था और मेज पर ही रह गया, यहीं पर रह गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, विराम अवस्था। इसी प्रकार से अगर देखें पेड़ पौधे अगर हैं, तो पेड़ पौधे क्या है, ट्रेन में बैठे होंगे बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन चल रही होती है तो आपको लगता है पेड़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेड़ अपनी जगह स्थिर है, आप जो है ट्रेन से उतर के देखेंगे तो पेड़ क्या है, स्थिर है, ठीक है ना। तो समय के साथ वो एक बजे दिखिए चाहे 4 बजे, पेड़ वहीं के वहीं है, अब जा नहीं रहे। तो पेड़ क्या है बच्चों, विराम अवस्था। विराम का मतलब समझ में आया, स्थिरावस्था या विराम अवस्था या रुका हुआ अवस्था, तीनों एक ही का नाम है, ठीक है ना। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति जो है एक जगह से दूसरे जगह कोई वस्तु नहीं जा रहा है, समय बदल रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विराम अवस्था, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आता है गतिमान अवस्था, इसी का जस्ट उल्टा बच्चों, ठीक है। गतिमान अवस्था क्या होती है, अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, गति अवस्था में। जैसे बस है, अब बस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई, ठीक है, समय भी बदला और उसकी स्थिति भी बदली, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि जौनपुर है, बस जौनपुर से लखनऊ पहुंच गई। अब जौनपुर जो है 6 बजे है, 6 घंटे बाद वहाँ लखनऊ पहुंच गई, मान लो 12 बजे यहाँ पहुंच गई। तो देखिए समय भी चेंज हुआ और स्थान भी क्या हो गया, चेंज, यानी स्थिति भी बदली। तो समय के साथ किसी की स्थिति बदल जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, गतिमान अवस्था, ठीक है ना। समय के साथ स्थिति नहीं बदलेगी तो विराम अवस्था, और बदलेगी तो गतिमान अवस्था, ठीक है ना। इसमें केवल देख रहे हैं बच्चों, दोनों में विराम अवस्था हो चाहे गतिमान अवस्था हो, इसमें केवल एक ही स्थिति जो है बदल रही है, और सॉरी, एक स्थिति हम एक जो है हमेशा बदल रहा है, जैसे क्या, समय। अब चाहे वस्तु विराम में हो चाहे गतिमान अवस्था में, समय कभी रुक नहीं सकता किसी के लिए, तो समय बदल रहा है, लेकिन वस्तु जो है स्थिर भी हो सकती है और वस्तु एक अपना स्थान बदल भी सकती है। तो जब स्थान बदल दे तो उसको गतिमान अवस्था, स्थान नहीं बदलेगा तो उसको विराम अवस्था, ठीक है बच्चों। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों अगला टर्म जो आता है, निर्देश तंत्र, ठीक है ना, इसको सिस्टम बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिस्टम, ठीक है, या निकाय बोलते हैं, सिस्टम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस सिस्टम, जो भी आप बोल दें, ठीक है। तो जो है किसी कण की स्थिति को दिखाने के लिए जो है हमें एक निकाय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसी के सापेक्ष जो है हम लोग जो है ये तय कर पाते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है या विराम अवस्था में है। अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो संसार में कोई भी वस्तु न तो अब्सोल्यूट रूप से स्वतंत्र रूप से रुकी हुई है और न अब्सोल्यूट रूप से गतिमान है, ठीक है ना। सारी वस्तुएं क्या है, गतिमान है, ठीक है ना। जैसे आप जो है इस तरीके से जैसे ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, तो ट्रेन चल रही है और एक वस्तु स्थिर रहेगी तभी वह देख पाएगी कि वह उसके सापेक्ष क्या है, चल रहा है क्या स्थिर है। लेकिन पृथ्वी तो हमेशा गतिमान है, अगर ट्रेन नहीं भी चलेगी, स्थिर है, ट्रेन नहीं चलेगी, स्थिर है, तो पृथ्वी तो गति कर रहा है, तो पृथ्वी के साथ साथ वो भी तो गति करेगी। समझ में आ रही बात की, जैसे पृथ्वी का एक भाग यहाँ है और ट्रेन इसमें यहाँ है, जब ये घूम करके पृथ्वी, ये तो सब जानते हैं कि पृथ्वी को चक्कर लगा रही है, जब यहाँ आ जाएगी तो इसका भी स्थान तो चेंज होगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु बच्चों स्थिर नहीं है, सब लोग गतिमान है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है हम लोग दो वस्तुओं के बीच जो है तुलना करके बताते हैं कि एक वस्तु स्थिर है या गतिमान अवस्था में है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ठीक है ना, सभी वस्तुएं क्या है, चल रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए, निर्देश तंत्र क्या होता है बच्चों, निर्देश तंत्र जिसमें जो है किसी कण या वस्तु की स्थिति को दिखाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, निर्देश तंत्र, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसको जेड अक्ष बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो किसी कण की स्थिति को दिखाने के लिए एक हमको संदर्भ बिंदु लेना पड़ता है, उसी के सापेक्ष हम उसकी तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो इस तंत्र को क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, अब यह एक्स अक्ष से कितनी दूर पर है, वाई अक्ष से कितनी दूर पर है, जेड अक्ष से कितनी दूरी पर है, यही चीज दिखाना बच्चों क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र में दिखाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्देश तंत्र के बाद बिंदु समान गति है। बिंदु समान क्या होता है, पहली बात तो गति को समझने से पहले जो है उसको बिंदु समान वस्तु किसको कहेंगे, ठीक
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का आकार इतना बड़ा है और इसने जो है इससे बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लिया, तो इस वस्तु को हम लोग बिंदु समान वस्तु मानते हैं। जैसे कार है, ठीक है ना बच्चों, कार की लंबाई बहुत होगी, 8-10 फुट होगी और क्या होगी, 15 फुट होगी, 20 फुट होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो और उसने जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो कार का आकार तो बहुत छोटा है उसकी दूरी की तुलना में, तो आप इस तरीके से बिंदु समान वस्तु मान सकते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है ना, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी, जैसे आकार 20 फुट है या 20 मीटर है जो भी मान लीजिए, और ये दूरी 100 किलोमीटर तय कर रही है, तो ये जो है ये मीटर में है, किलोमीटर में है बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया इसकी तुलना में। अगर किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या है, बहुत कम है, तो बच्चों उसको हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु समान। इसको क्या मान लेंगे, बिंदु। जैसे पृथ्वी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी पृथ्वी की तुलना उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है एक चक्कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी को भी क्या मान लेंगे, बिंदु समान वस्तु। तो आपको समझ में आ गया बिंदु समान वस्तु क्या होती है, और उसकी गति बिंदु समान गति कहलाती है। अब बच्चों देख रहे हैं बिंदु समान गति को जो है यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, क्या है, एक बीमी गति, द्विबीमी गति और त्रिबीमी गति। तो आप एक एक टर्म इसको समझिए। बीमी का मतलब क्या होता है, बीमा का मतलब दिशा होता है, या बीमा का मतलब दिशा होता है, ठीक है ना। तो अगर एक दिशा में कण की स्थिति बदल रही है तो एक बीमी गति, 2 दिशा में बदल रही है तो द्विबीमी, 3 दिशा में बदल रही है त्रिबीमी। इसीलिए हम आपको बताए थे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जिसको एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये एक वस्तु है या कण है, तो इसका जो है केवल एक दिशा बदल रहा है, एक ही दिशा में गति कर रहा है, कहने का मतलब मान लो एक्स दिशा में जा रहा है, वाई अक्ष में नहीं बदल रहा है, जेड अक्ष में भी नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। तो एक दिशा में अगर परिवर्तन होगा तो एक बीमी गति कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक्स अक्ष ही बदले, हो सकता है वाई अक्ष में गति कर रहा हो, एक्स में नहीं गति कर रहा हो सकता है जेड अक्ष में गति कर रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि एक बीमी गति क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से और भी समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी एक दिशा में जा रही है, ठीक है, तो एक दिशा में जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, एक बीमी गति। लेकिन अगर किसी के पास 2 रास्ते हो तो इन दोनों में से दोनों पर जा सकता है, समझ में आ रही है कि नहीं। तो मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो दोनों में जा सकता है। अगर किसी मेज पर चींटी को छोड़ दिया जाए तो चींटी इस पर भी जा सकती है और इस पर भी जा सकती है, कहने का मतलब इसका एक्स अक्ष भी बदल रहा है और वाई अक्ष भी बदल रहा है समय के साथ। तो जब दोनों अक्षों पर में परिवर्तन हो रहा है, यानी दोनों 2 दिशा में कोई वस्तु गति कर रहा है, तो उसको द्विबीमी गति कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विबीमी। और तीनों दिशा में अगर गति कर रहा है या उसके तीनों निर्देशांक बदल रहे हैं, तीनों दिशाओं के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों दिशाओं के निर्देश अक्ष बदल रहे हैं, समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है बच्चों, तो उसको कहेंगे त्रिबीमी गति। तो एक बीमी मतलब एक दिशा में परिवर्तन, दो बीमी मतलब 2 दिशा में परिवर्तन, और त्रिबीमी मतलब 3 दिशा में परिवर्तन, ठीक है ना। इसको 1D 2D 3D कहते हैं। अंग्रेजी बच्चे समझ जाते हैं 1D 2D 3D क्या होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें सब बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्थानांतरित गति क्या होता है। ठीक है बच्चों, स्थानांतरित गति, अगली हेडिंग देख रहे हैं, स्थानांतरित गति और किसी कण की स्थिति समय ज्ञात। तो स्थानांतरित गति क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के सभी कण जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कण ये है, ये कण है, ये है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है, और समान समय, मान लो यहाँ पर 1 घंटे है, फिर दूसरा घंटा, यहाँ तीसरा घंटा, 4 घंटे। अब ये जो है समान समय में समान दूरी तय करेगी, ठीक है ना। तो इसके सभी कण जो है, या मान लीजिए कुछ समय बाद यहाँ आ गया, ठीक है, अब ये वाले कण यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गया, या ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी वही परिवर्तन है, ठीक है, ये वाला यहाँ उठ के आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो देख रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु के सभी कण समान समय अंतराल में, एक और देख सकते हैं,
तीसरे समय में मान लो ये T1 समय पर है, ये T2 समय पे, ये T3 समय पे, ठीक है, मतलब पहले घंटे, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में। अब दूसरे घंटे में फिर बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ कण आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, उसी प्रकार ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, लेकिन दूरी इनके बीच क्या होगी, समान होगी। समझ में आ रही है कि नहीं? तो जितना दूरी यह यहाँ से यहाँ तय किया था, ये वाला यहाँ तय किया था, उतने दूरी यहाँ होगा। देखेंगे, फिर से देख लेंगे बच्चों। देखिए इस तरीके से, तो यह तो उठ के यहाँ आ गया, फिर ये वाला यहाँ आएगा, तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। इसी प्रकार सभी कणों की दूरियां क्या होगी, समान। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो उस प्रकार की गति को, उस वस्तु का क्या बोलते हैं, स्थानांतरित गति या ट्रांसलेटरी मोशन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कण की स्थिति समय ग्राफ क्या होती है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं, किसी कण की स्थिति समय ग्राफ। तो किसी कण की जो है स्थिति समय ग्राफ बच्चों क्या होती है, पहली बात तो आप ग्राफ खींच दीजिए। ग्राफ जो है हमेशा ये इधर वाले बच्चों समय दिखाया जाता है, ठीक है ना, और जो बदलता है समय के साथ उसको जो है ऊपर दिखाते हैं। तो स्थिति दिखा रहे हैं तो स्थिति का मतलब पोजीशन, एक्स से दिखाएंगे तो यह मीटर में होगा और समय बच्चों सेकंड में। आप चाहें तो घंटे मिनट किसी में भी दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली जो है सेकंड और मीटर में ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर समय सेकंड में हो गया और पोजीशन जो है बच्चों मीटर में, ठीक है ना। तो अगर इसको ग्राफ की तरह खींच दें, इसका 1 2 इसका नाम रख दें, 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक, इस तरीके से रख दें। इसी प्रकार बच्चों यहाँ भी रख दें, अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मान लीजिए रख दिया जाए, 5 6, ठीक है ना। तो ये सब ऊपर वाली जो दूरी है वो मीटर में है बच्चों, और नीचे जो है ये वाली लाइन समय है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ। यदि किसी कण की स्थिति और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो उसको कहेंगे स्थिति समय ग्राफ, ठीक है ना। तो इसका नाम लिख लीजिए, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, ठीक है ना बच्चों। फिर से आप परिभाषा समझ लेंगे, सुन लेंगे। क्या कहा गया, किसी कण की स्थिति और समय के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो उसका ग्राफ जो होता है उसको बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। समय को बच्चों हमेशा इसी अक्ष पर दिखाएंगे, एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर उसकी स्थिति को, ठीक है ना। तो जो चीजें परिवर्तनशील होती हैं उनको जो है ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है ना, और जो नहीं बदलती उसको एक्स अक्ष पर, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि समय तो रुक नहीं सकता है, इसलिए समय को आप इधर ही दिखाएंगे, देखेंगे। अब मान लीजिए कि कोई कण जो है यहाँ पर है, अब इसकी स्थिति समय ग्राफ क्या होगी, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इस पर लंब खींचेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ इस पर लंब अब इसका जो भी मान हो, 2.1 2.5 जो भी हो, तो इसी प्रकार से यहाँ। फिर इसके बाद कुछ समय बाद मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ हो गई, अब इसके बीच यहाँ ग्राफ खींचेंगे तो ये यहाँ आ जा रही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इसका मान 4 दशमलव कुछ होगा, यहाँ 4 है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे 4 और यहाँ पर 4, दोनों प्लस प्लस में है। ये इसकी क्या है, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है ना। ये क्या है, स्थिति। इसी प्रकार यहाँ होगा, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वाली लाइन जो है इसके स्थिति समय ग्राफ को प्रदर्शित करेगी। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि एक सीधी रेखा ही प्राप्त हो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए, कब सीधी रेखा प्राप्त होगी, कब वक्र रेखा प्राप्त होगी, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। तो देखिए, अगर किसी वस्तु का पोजीशन न बदल रहा हो, अर्थात वस्तु विरामावस्था, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं विरामावस्था, इससे आपको बच्चों क्लियर रहेगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में हो, ठीक है ना, विरामावस्था में हो, जैसे मान लीजिए यहीं पर हो वस्तु, ठीक है, ये वस्तु है, और इधर समय हो गया बच्चों 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, इस तरीके से ये टाइम है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, और ये आपका पोजीशन है एक्स, ये मीटर में है, ठीक है ना बच्चों। जो भी हो इसका मान रख दीजिए 1 2 3 4 जो भी हो। तो समय के साथ इसका मान न बदल, यानी वस्तु एकदम जहाँ है वहीं पर रुकी हुई है, लेकिन समय तो बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो समय हमेशा इधर बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका पोजीशन यहीं पर रह जाएगा समय के साथ, ऐसे, ठीक है ना।
यह 4 से 5 नहीं हो रहा है, देखिए 2 3 4, अगर 4 पर है 4 मीटर पर तो 4 मीटर पर ही है। भले समय बदल रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड समय बदल रहा है, लेकिन उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार से जो ग्राफ प्राप्त हुआ है बच्चों, ये वाली लाइन को, इसको बोलेंगे वस्तु विरामावस्था। तो विरामावस्था में हमेशा जो है ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये विरामावस्था हो गया। आगे देखेंगे गतिमान अवस्था। ठीक है ना, अगर वस्तु का पोजीशन बदल रहा है बच्चों तो इसका मतलब क्या है, गतिमान अवस्था में होगी। ठीक है ना, चलो तो मान लेते हैं कि समान समय में समान दूरी तय करती है। मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर तय करती है। 1 सेकंड में कोई वस्तु 2 मीटर दूरी तय करती थी, इसका ग्राफ ये हो गया। ठीक है, ये वस्तु हो गया। फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर दूरी तय करती है, यानी दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, मतलब अब 4 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी 2 पर था ही। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग विरामावस्था देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं गतिमान अवस्था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको फिर से समझा दे रहे हैं आपको। देखें यहाँ पर जैसे ये कोई वस्तु की स्थिति हम लोग समय ग्राफ खींच रहे हैं, ये समय है बच्चों सेकंड में। ठीक है, और ये वाली लाइन आप जानते हैं पोजीशन व्यक्त करती है, मीटर में होता है एक्स। और ये 1 सेकंड हो गया, मान लीजिए ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, ये 5 सेकंड हो गया। ठीक है ना, और इधर 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, इस तरीके से इसका भी हो गया 3 4 5 6 7, यानी समय के साथ स्थिति बदल रही। अब देखिए समय के साथ स्थिति दो प्रकार से बदल सकती है। पहली तो ये हो सकती है कि समान समय में समान दूरी तय करे, और दूसरा हो सकता है समान समय में असमान दूरी तय करे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि पहले सेकंड में कोई दूरी पहले सेकंड में कोई 2 मीटर की दूरी तय करता है कोई वस्तु। ठीक है, फिर दूसरे सेकंड में भी इसमें भी 2 मीटर दूरी तय करता है, यानी पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर, तीसरे सेकंड में इसमें भी 2 मीटर दूरी तय करता है, यानी पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर, यानी हर सेकंड में समान दूरी तय करती है, यानी समान समय में समान दूरी तय करती है। तो इस प्रकार की जो है वस्तु की गति को क्या बोलते हैं, एक समान गति। क्या बोलते हैं, एक समान गति। तो आप लोग चित्र बनाते चलिएगा बच्चों, आप समझते चलिएगा। ठीक है, कि एक समान गति के लिए कौन सा ग्राफ होगा, ऐसा कंपटीशन में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, मैं आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, भले सिलेबस कटा होगा बच्चों, लेकिन मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। आप निर्धारित कर लेना कि जो है कि आपको पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन अगर निकालना चाहते हो, आगे परीक्षा पास करना चाहते हो, तो कोई भी छोड़ना नहीं है। इससे अच्छा है कि हम लोग सब पढ़ते चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप चित्र बनाते चलिए, एक समान गति। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, एक समान गति, पहले सेकंड में भी 2 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, तीसरे सेकंड में, यानी वस्तु की चाल बदल नहीं रही है, इसको एक समान गति कहते हैं। तो मान लीजिए कि पहले सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता था, तो वस्तु यहाँ रही होगी, इसका मतलब। ठीक है ना, कि पहला सेकंड में 2 मीटर, फिर इसके बाद कह रहा है कि अगले सेकंड में भी 2 मीटर, तो अगला सेकंड ये है, और अगला 2 मीटर क्या होगा, 2 के बाद 2 मीटर, यानी 4 मीटर होगा अगला, यही होगा। और ये 2 सेकंड है, इसका मतलब वस्तु यहाँ रही होगी बच्चों, यही रही होगी। फिर अगले सेकंड में कह रहा है कि 2 मीटर, यानी तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर, अभी 4 पे है, तो वस्तु 2 मीटर और जाएगी तो 6 मीटर पे पहुंच जाएगी, इसका मतलब वस्तु यहाँ होगी, यहाँ होगी। और इस पे लंब खींच देंगे तो यही इसका निर्देशांक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और चौथे सेकंड में इसी प्रकार पूछा जाएगा, फिर 2 मीटर दूरी तय करेगी, यानी 6 2 8 हो जाएगा, यानी पोजीशन 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बीच जो ग्राफ खींचेंगे मूल बिंदु से ही खींचेंगे बच्चों, ऐसे तो आप देखेंगे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो आपको इससे यह पता चल गया कि अगर कोई वस्तु एक समान रूप से गति करती है, यानी उसकी चाल नहीं बदलती है, समय के साथ समान दूरी तय करती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एक समान गति। और उसके द्वारा बना हुआ स्थिति समय ग्राफ क्या कहलाएगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा। ये ग्राफ देखो बच्चों, मूल बिंदु से खींचा गया है, तो सरल रेखा ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यानी एक समान गति में जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक सरल रेखा होती है। ठीक है ना, और इस तरीके से ग्राफ होता है। और विरामावस्था में जो ग्राफ था वह जो है समय अक्ष के समांतर था। वह क्या था, समय अक्ष के समांतर। इस तरीके से बच्चों खींचे थे, ठीक है, इस तरीके से प्राप्त हुआ था ऐसे, तो इसको समय अक्ष के क्या था, समांतर था।
ठीक है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब आगे देखेंगे जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, चलो देखते हैं। अब मान लो कि कोई वस्तु है पहले सेकंड में 2 मीटर तय कर लिया, तीसरे में मान लो 4 तय कर लिया, या दूसरे में जो है दूसरे में 4 तय कर लिया या 5 तय कर लिया, जो भी है 3 तय कर लिया, तीसरे में 5 तय कर लिया, ठीक है ना, इस तरीके से तय कर रहा है, ठीक है ना। यानी समय समान है, पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरे में कर रहा है 3 मीटर, फिर अगले में 5 मीटर, इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। इसको थोड़ा और बढ़ा दें अगर हम, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इस तरीके से ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, तो पहले सेकंड में 2 मीटर, इसका मतलब यहाँ होगा वस्तु, ठीक है ना। फिर अगले सेकंड में 3 मीटर, तो 2 से 3 मीटर यानी 5 पे पहुंच जाएगा, तो दूसरे सेकंड में यहाँ आ जाएगा। फिर तीसरे में कह रहा है 5 मीटर, तो 5 5 10 यानी यहाँ आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आप देखेंगे ऐसे ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो वस्तु जो है इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से ऐसे, यानी टेढ़ा मेढ़ा जा रही है। तो समान दूरी में समान समय में असमान दूरी तय करती है, तो असमान गति के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं असमान गति, ठीक है ना। असमान गति के लिए वक्र रेखा प्राप्त होती है, जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो एक समान गति के लिए एक सरल रेखा प्राप्त होगी, असमान गति के लिए क्या होगी, वक्र रेखा प्राप्त होगी, और विरामावस्था में समय अक्ष के समांतर। ये 3 चीजें आप नोट कर लिए, ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो आता है बच्चों, इसके बाद जो टर्म आता है वो आता है आपका दूरी और विस्थापन। हालांकि डेमो क्लास में अगर देखे होंगे तो उसमें मैं बताया हूँ कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, फिर भी यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। किसी वस्तु द्वारा, ठीक है ना, कोई वस्तु है, ये इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, मान लीजिए ए से बी पर जो है इसको जाना है, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति है या वस्तु है, जो भी समझिए, ठीक है। अब ए से या बी पर चल रही है, तो यह व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए आ गया, ये ऐसे, ठीक है ना, ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया, तो इसके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाता है, दूरी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लिख दें दूरी, तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी, ठीक है ना। अब विस्थापन क्या होता है बच्चों, विस्थापन क्या होता है, वस्तु की पहली स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की लंबिक दूरी, ठीक है ना। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, या सबसे छोटी दूरी होती है, या सबसे कम दूरी जो होती है, वही क्या होती है बच्चों, वही आपका विस्थापन कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ है, ऐसे चल रही है, मान लो यहाँ है ए पर, अब ए से यहाँ पर चला गया बी पर, ठीक है, बी यहाँ पर है। अब आपसे अगर कोई दूरी पूछेगा, तो अगर ये तो वृत्ताकार मार्ग है, तो वृत्ताकार मार्ग की दूरी यहाँ पर क्या होगी, इसके परिधि के बराबर, ठीक है ना। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, ये आधी परिधि की बराबर है, यानी πr के बराबर होगा। परिधि तो 2πr होता है, लेकिन ये क्या है, अर्ध परिधि के बराबर चला है, क्योंकि इधर नहीं चला है, ठीक है ना। ये वृत्त का व्यास है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, πr, तो दूरी यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगी, πr। लेकिन अगर इसमें आपसे विस्थापन पूछता है, तो विस्थापन क्या होगा, ये इसकी पहली स्थिति यहाँ पर है और अंतिम स्थिति कहाँ पहुंचा है, बी पर, यानी जहां से चला था फिर जहां पहुंचा, उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो लंबवत दूरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यह इसके व्यास के बराबर होगा। इसका मतलब विस्थापन जो होगा बच्चों, वह क्या होगा, विस्थापन बराबर ए बी की लंबाई, ठीक है ना। ए बी की लंबाई कितनी है, वृत्त के व्यास के बराबर। अब व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, या यह त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है ना। तब देख रहे हैं दूरी कुछ और है और विस्थापन कुछ और है, यानी दूरी और विस्थापन दो अलग अलग चीजें हैं। एक बात दूसरी है, दूरी अदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं किया जाता है, दिशा के बारे में नहीं व्यक्त किया जाता है, लेकिन विस्थापन के बारे में आपको दिशा बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। विस्थापन क्या होगा, ए से बी की ओर, ठीक है ना, ये विस्थापन हो गया। और एक बात और भी जान लीजिए कि दूरी कभी जो है ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है ना। दूरी शून्य नहीं होती है, ठीक है, जबकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। देख लेंगे, जैसे शून्य कब होगा बच्चों, देखिए यह ए से चला था, फिर ए पे पहुंच गया, ए जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया, यानी प्रारंभिक बिंदु भी वही और अंतिम बिंदु भी वही। और आप जानते हैं विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी। अब ए और ए के बीच की कोई दूरी है,
नहीं, वहीं पर था, जहाँ से चला था वहीं पर है, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर जहाँ से चला था वहीं पर पहुंच जाए तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य। जैसे मान लीजिए यहाँ से चला था, फिर एक चक्कर करने के बाद फिर ये पे पहुंच गया, तो उसका विस्थापन शून्य, लेकिन दूरी क्या होगी, परिधि के बराबर 2πr हो जाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। तो दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये चीज भी समझा दिया बच्चों, ठीक है। दूरी की भी और परिभाषा बता दिया, विस्थापन की परिभाषा, इसका मात्रक क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, लंबाई होते हैं, तो ये इनका मात्रक मीटर होता है। तो दोनों का मात्रक क्या है बच्चों, समान, ठीक है ना। तो चलिए आगे जो है अगले दिन मिलेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। औसत चाल आगे पढ़ना है बच्चों। औसत चाल बराबर क्या होता है, ठीक है ना। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, औसत चाल। इसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक अपना ख्याल रखना, और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।